जो जो जनसंख्या है, जिसकी विस्फोट की स्थिति है, और भारत एक समय तो चाइना से भी आगे निकल जाएगा, जो भारत की रफ्तार है। क्योंकि हमने वन चाइल्ड पॉलिसी भी देखी चाइना की, लेकिन वहां भी इसके दुष्परिणाम ही देखने को मिले। राजीव, चाइना की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ वन चाइल्ड जो पॉलिसी है, अगर वो भी हम लागू करें तो हम ये मान के चलते हैं कि 50% अगर महिलाओं का वहाँ पे भागीदारी है तो 50% पॉपुलेशन प्रति वर्ष बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ाने में वो भी एक कारण है। और हिंदुस्तान का हम जब देखते हैं तो सेकंड नंबर पे विश्व जनसंख्या के हिसाब से आता है। तो हिंदुस्तान में जनसंख्या का नियंत्रण को लेकर के कोई कठोर कानून नहीं है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग चलता है सारा सिस्टम। जब तक हिंदुस्तान में पूर्ण रूप से जनसंख्या कंट्रोल के लिए एक समान कानून नहीं आएगा, तब तक ये स्थिति गाय बगाए ऐसी बनी रहेगी। तो राष्ट्रपति की आरामगाह में आम लोग, इस हेडलाइन के साथ में खबरें आज प्रमुखता से है अखबारों में। और पिछले 3 दिनों से हम तमाम उतार चढ़ाव देख रहे हैं श्रीलंका की जो राजनीतिक स्थिति है। राजीव जी, श्रीलंका के अंदर जो आर्थिक संकट आया है, उस संकट को लेकर के वहां जनता काफी परेशान है। उसको लेकर के वहां की सरकार कुछ ऐसे कड़े फैसले भी नहीं ले पाई थी कि जिस संकट से उभरा जा सके, आम जनता को राहत मिल सके। वहां पेट्रोल डीजल न के बराबर हो चुका था। सरकारी साधनों के लिए सिर्फ बचा के रखा था या आपातकालीन व्यवस्थाओं के लिए बचा के रखा गया था। इसलिए आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और इस परेशानी का सबब वो गुस्सा बन के फूटा और जनता ने तख्ता पलट कर दिया। एक तरह से जनता राज वहां पे आ गया है। और वहां की सेना है वो भी मूक दर्शक बनी रही शुरुआत में, और बाद में अब जो तख्ता पलट हो चुका है तो अब सेना की तरफ से बयान आ रहे हैं और उसके अंदर कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। लेकिन गाय बगाए ये हम समझ सकते हैं कि किसी भी देश के अंदर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए और देश की आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो फैसले लिए जाते हैं तो देश आगे बढ़ेगा। अगर सिर्फ फ्री ही बांटना है, जैसा कि हम हिंदुस्तान में भी कई जगह देख रहे हैं, इस प्रकार का ही संकट पैदा होने वाला है और आने वाले समय के अंदर देश आर्थिक संकट में चला जाएगा तो जनता विद्रोह पे उतर आती है। और वहां पे अब सर्वदलीय सरकार की बात कही जा रही है, मतलब सभी दलों की सरकार वहां पे होगी, एक तरह से वहां की व्यवस्था को चलाने के लिए, देश को आर्थिक जो आपदा है उससे निकालने के लिए। हमने ऐसी स्थिति पाकिस्तान में भी देखी है। पाकिस्तान में जो वर्तमान सरकार थी उसके खिलाफ जितने भी विपक्षी दल थे वो सब एक हो गए थे और उन सब ने उनके खिलाफ हल्ला बोला था और जनता मार्च भी निकाला था। और बाद में तख्ता पलट करने के बाद में वहां जो विपक्षी दल थे उन सब ने मिलकर के एक वहां का प्रधानमंत्री तय किया था। इसी प्रकार श्रीलंका में भी देखने को आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान वाली साजिश के अंदर भी चाइना का हाथ था और श्रीलंका में भी लगभग वही ट्रेंड सामने आ रहा है। आपने चाइना का जिक्र किया, क्योंकि हमने देखा कि अभी जापान में जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई, उसमें भी चाइना का ही हाथ निकल के सामने आ रहा है और वहां जश्न मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री के हत्या के बाद में जहां भारत में शोक था, 1 दिवसीय शोक रखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन चाइना में वहां पे पूरे दिन वहां पे जश्न मनाया गया इस हत्या के बाद। मतलब ये क्या है, किस ओर पूरा विश्व जा रहा है, विश्व की राजनीति? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जो रुख था वो भारत के पक्ष में था। एक तरह से वो भारत के बहुत नजदीकी माने जाते थे, भारत की नीतियों का वो समर्थन करते थे। वहीं चाइना की विस्तारवादी नीतियों के हमेशा खिलाफ रहे, इसलिए चाइना उनके हमेशा खिलाफ रहा। और उसी को लेकर के जैसा कि चाइना की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पिछले दिनों खुलासा भी किया है कि इसमें कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है, क्योंकि जिस प्रकार का हथियार वहां इस्तेमाल किया गया है उसी प्रकार के हथियार की उसने वहां से चाइना से फोटो डाली है। उसने कहा है कि यहाँ का एक संगठन है, जैसे कि अपने कांग्रेस चलती इस प्रकार वहां भी एक यूथ कांग्रेस का संगठन है, उससे कहीं ना कहीं वो जो हत्यारा था वो जुड़ा हुआ था। तो इसमें लगभग चाइना का हाथ निकल के सामने आ रहा है। जैसे कोरोना काल के अंदर जो कोरोना फैलने की जो बात आई थी उसमें भी शिंजो आबे ने काफी शिद्दत से ये मामला उठाया था कि ये कोरोना चाइना से फैलाया गया है। तो इसको लेकर चाइना काफी उनके खिलाफ था। जी, तो क्या भारत की स्थिति को लेकर समझा, लेकिन भारत कई मामलों में आपको क्या लगता है श्रीलंका से तो बेहतर ही स्थिति में होगी, जिस तरह से अखबारों में भी तमाम खबरें हैं? राजीव जी, मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर तो राजनीतिक पार्टियां हैं, यह राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चली जाती है सत्ता में आने के लिए, और वो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे फैसले ले लेती है जो कि श्रीलंका के रास्ते पे हमें ले जाता हुआ दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार हम दिल्ली की बात करें, वहां बिजली फ्री, पानी फ्री, इसी नारे के साथ पंजाब के अंदर भी सरकार बना लेना, जनता को सब कुछ फ्री चाहिए। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने, केंद्र सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, उन्होंने पेंशन योजना बंद कर दी थी, लेकिन अशोक गहलोत पुनः सत्ता में आने के लिए दोबारा पेंशन योजना पिछले बजट में उन्होंने घोषणा की है और घोषणा करने के साथ ही
उन्होंने केंद्र से जो सरकार का पैसा कटता है उसकी मांग की है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर विकास के लिए जो पैसा चाहिए, आज हम उस युग में हैं जब इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां हमारे सामने खड़ी है और चाइना जैसी महाशक्ति हमारे बिल्कुल खिलाफ खड़ी है। उससे लड़ने के लिए हमें अत्यधिक आधुनिक हथियारों की आवश्यकता है, उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो कुछ कड़े फैसले देश में लेने ही पड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर जनता को खुश करने के लिए, जनता के हितों का ध्यान रखने की बात करते हुए उन्हें फ्री देने की बातें करती हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कारण रहा है फ्री का राशन। कोरोना काल में तो सब कुछ ठीक था, फ्री का राशन देने की बात थी, लेकिन कोरोना काल जाने के बाद भी अब उस फ्री के राशन को बंद करने की स्थिति में नहीं आ पा रही है सरकार। जैसे ही वो समय सीमा नजदीक आती है, विपक्ष पार्टियां उसका विरोध करना शुरू कर देती है, तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें उसी दिशा में ले जा रही है जो हाल श्रीलंका का हुआ है और पाकिस्तान का होने वाला है। पेंशन योजना को लेकर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जिस तरह से राज्यों में जो स्थिति देख रही है, उसको लेकर केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली स्थापना की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है। राजीव जी, है कि हर प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा संगठन है, और ये संगठन जैसा सुनने में भी आया कि प्रदेश की सरकारें बदलने में सक्षम होता है जी। और उसी को लेकर के जब अशोक गहलोत ने दाव खेला पेंशन योजना शुरू करने का, और उनकी देखो देख अन्य राज्य उन्होंने भी इसी प्रकार की घोषणाएं की, तो केंद्र को कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में राज्य सरकारें दोबारा उनके हाथ से न चले जाए, या दोबारा उन्हें जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें नहीं है वहां उन्हें आना है। इसके लिए उन्होंने इसी पेंशन योजना पर पुनः विचार करने की आवश्यकता समझी और इसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि कई राज्यों ने इसको लेकर डीजीपी की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन जो हथियार है, क्योंकि हमने देखा अभी कन्हैया की भी हत्या जो राजस्थान में हुई और जिसके बाद से इस पे काफी चर्चा हो रही कि वो हथियार कैसे पहुंच गए। आपको नहीं लगता कि घर बैठे जो ऑनलाइन हथियार पहुंच रहे हैं उसको रोकने की आवश्यकता है? राजीव जी, आवश्यकता तो बहुत कुछ है, ऑनलाइन हथियारों की भी आवश्यकता है। उसी प्रकार किसी भी घर में, जैसे कि ऑलरेडी कानून है हिंदुस्तान के अंदर, किसी भी धारदार हथियार रखने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी, लेकिन इस प्रकार का कानून एक विशेष समुदाय के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि उनका काम ही जानवरों का मांस बेचने का वगैरह से जुड़ा हुआ है। तो हर घर में उस प्रकार का हथियार, जो हथियार कन्हैयालाल की हत्या में शामिल था, वो हर घर में मिलता है, क्योंकि वो लोग काम ऐसा करते हैं। तो कड़ाई से लागू करना पड़ेगा। ऐसे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी लाइसेंस की आवश्यकता हो, जिससे कि नजर में रहे किस घर में कितने कितने हथियार हैं। काली माता के विवाद को लेकर जो पोस्टर विवाद है, इस बीच में प्रधानमंत्री का एक बयान आया कि भारत पर मां काली का सिवा देश में आस्था भी दिखती है। मोइत्रा के बयान पर विवाद के बीच इशारों में तंज कसा उन्होंने। राजीव जी, जहां तक ये आस्था, हिंदू देवी देवताओं पर आस्था का मामला है, तो उनको पता है बनाने वालों को कि हिंदू समाज जो है वो इतना आक्रोशित व उद्वेलित नहीं होता। तो उनको लगता है कि वो कुछ भी बनाते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं एक पुट ऐसा डाल दिया जाए जो विवादों में आ जाए और पूरे देश भर में उसका विरोध हो। और जब विरोध होता है तो आम जनता के मन में जिज्ञासा होती है कि ऐसा इसमें क्या है, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो उसे देखते हैं, और इससे उनको एक छुपी हुई आय होती है जो कि वो देखने वाला नहीं समझ पाता। और ये जान करके, मैं समझता हूँ कि जानबूझ करके किया गया करते हैं। जैसा कि हमने पिछले दिनों राजस्थान में जो पद्मिनी फिल्म बनी थी, उसके ऊपर भी विवाद काफी जोर से उठा था। उसको लेकर के लास्ट के अंदर उन्होंने वो सीन काट दिए जो विवादित थे। हमको काटना ही था तो उसमें सेंसर बोर्ड की जो सेंसर बोर्ड ने उनके ऊपर आपत्ति जताई थी उसमें काट देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक विवाद को जन्म दिया और काफी जगह बहुत ज्यादा विवाद हुआ और उसके बाद में उन्होंने वो सीन काटे। इस प्रकार माँ काली का पोस्टर था, तो उनको लगा कि विश्व पटल के ऊपर इस प्रकार का विवाद उत्पन्न किया जाए, जिससे कि फिल्म में ये जो डॉक्यूमेंट्री थी इंग्लिश में, हिंदी में, अन्य भाषाओं में एक साथ प्रकाशित की गई थी, तो सभी जगह लोग देखे कि आखिर ऐसा क्या विवाद है इसमें, और वो छुपी हुई आय हो जाती है उन लोगों को, उनको लगता है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात हम समझें कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस प्रकार के काम बहुत पहले से होते आए हैं, उनको लेके कोई कड़ा कानून भी नहीं है इस देश में। आने वाले समय में चाहे कोई भी धर्म हो, उस धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करे या उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बने, उसके लिए या तो विशेष परमिशन की आवश्यकता हो या उनके खिलाफ कोई कड़ा कानून बने, ऐसी आवश्यकता है। क्योंकि हमने देखा कि नुपुर शर्मा के बाद में धार्मिक भावनाओं को आहत करने की जो स्थिति बनी, उससे कई राज्य और कई शहर जलते नजर आए। राजीव जी, कोई भी सरकारें हों, वो कोई भी फैसला लेती हैं, वो उसके पक्ष में फैसला लेती हैं जिसका विरोध बहुत कड़ा किया गया हो। जबकि हमने देखा है कि पीके के अंदर किस हद तक हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने भी उसे देखा और एंटरटेन किया, कोई कड़ा विरोध नहीं किया गया।
उसके बाद में कई स्थानीय स्तर के ऊपर रामायण को लेकर भी विभिन्न भाषाओं के अंदर छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक यूट्यूब पर काफी प्रचारित किए गए, उनको लेकर भी ऐसा कोई कड़ा विरोध नहीं हुआ। जबकि दूसरा समुदाय छोटी सी बात को लेकर बहुत कड़ा विरोध जताता है, तो उसको लेकर के सरकारें तुरंत फैसला लेती है। तो हिंदू समाज या कोई अन्य हो, चाहे क्रिश्चियन हो या जो भी हो, उनके धर्म के खिलाफ अगर ऐसे मामले उठते हैं तो उन्हें तो कड़ा विरोध जताना पड़ेगा और उसको लेकर के सरकार कोई ना कोई कदम उठा पाएगी। तो कन्हैया के हत्यारों को लेकर जिस तरह से पूरा देश उद्वेलित है, आपको क्या लगता है कि इसमें जिस तरह से अब ठीक है कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, लेकिन एक हिंदू समाज तो काफी आक्रोशित है, उद्वेलित है, जिस तरह से अभी हालिया जो घटनाक्रम निकल के सामने आ रहे हैं, अखबारों में हम तमाम खबरें अभी लगातार देख पा रहे हैं। जिस प्रकार देश में समय समय पर संविधान में संशोधन किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसी प्रकार आईपीसी में भी संशोधन किया जाना बहुत आवश्यक है। अंग्रेजों के जमाने की आईपीसी है जो आज तक चली आ रही है, और हिंदुस्तान में इतना रवैया ऐसा दिया गया है कि आप निचली अदालतों के अंदर कोई मामला दर्ज हो, उसको लेकर के आप किसी ऊपर अदालत में जाएंगे, उसके लिए बहुत लंबी समय सीमा दी गई है, 15 से 30 साल के लगभग, कि आप 15 से 30 साल के अंदर ऊपर अपील कर सकते हैं। उसके बाद में भी अगर ऊपर की अदालत ने आपको मौत की सजा दी है तो उसके बाद भी आप राष्ट्रपति के पास में क्षमा याचिका दायर कर सकते हैं। उसको लेकर भी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है कि राष्ट्रपति कब तक उसको फैसला दे। इसी को लेकर हिंदुस्तान में ऐसे मामलों के अंदर काफी देरी होती है। हमने अफजल गुरु का भी देखा था मामला, जबकि वो तो सबके सामने था, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र पे उसने हमला किया था, उसके बाद भी उसके मामले में काफी लंबा समय लगा और काफी ढुलमुल नीति अपनाई गई। अमेरिका जैसे देशों के अंदर इन चीजों को लेकर के काफी सक्रियता है और उसमें तुरंत सजा के प्रावधान है, और उसमें मौत के प्रावधान भी अलग अलग किस्म के हैं। गैस चैम्बर का है, इंजेक्शन लगा करके है, गोली मार के है, फांसी की सजा है। हमारे यहाँ इन चीजों को एक तरह से हम माने तो प्राथमिकता नहीं है, सिर्फ फांसी की सजा है, और वो भी बहुत रेयर केस में दी जाती है। और उसको लेकर के भी राष्ट्रपति के यहाँ क्षमा याचना लगा करके आप 15 से 20 साल और निकाल सकते हैं। मुक्त एवं निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र, तटस्थ एवं निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली सबसे बड़ी आवश्यकता है, ये बात उन्होंने कही है। जिस तरह से नुपुर शर्मा के केस में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पक्ष के बाद में किस तरह से कई सारे बयान निकल के सामने आए। राधे जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर वैसे तो हमें सवाल उठाने का हक नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने देखा उसके अंदर जिस प्रकार से नुपुर शर्मा को एक तरफा दोषी बताया गया, उसको लेकर के आम जनता में चर्चा है। बड़े बड़े लोगों ने, शिक्षाविदों ने उसका विरोध किया है कि जो आपके डिबेट चल रही है, डिबेट में दो लोग आमने सामने बैठते हैं और बैठते हैं तो आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोनों उसमें दोषी होते हैं। जैसा कि हम डिबेट को दोबारा देखते हैं तो उसमें लगता है कि दोनों तरफ से ऐसी बातें कही गई थी, लेकिन पहले मैंने बताया कि किसी एक पक्ष द्वारा कड़ा विरोध किया जाता है, उसको लेकर के ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे बयान आए हैं। दूसरा पक्ष इस मामले को इतना जोर से उठा नहीं पाता, इसलिए नितिन गडकरी से भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट जो लोग बैठते हैं उन्हें इन चीजों को बारीकी से देखना चाहिए, उन्हें भी एक तरफा फैसला देने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि जज साहब के लिए सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं, उसको लेकर के भी एक जनता में आक्रोश है कि एक तरफा फैसला दिया है उन्होंने उनके बैकग्राउंड को। क्योंकि राजस्थान में भी इस तरह की बातें निकल के सामने आती रही है गाहे बगाहे, तो आपको लगता है कि क्योंकि अब चुनाव अगले साल ही होने वाले हैं इन राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी होने वाला है, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी होने वाला है, तो आईटी और जो ईडी और सीबीआई के को लेकर जो आरोप कांग्रेस लगाती रहती है, उसको क्या लेकर आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है? और काम है आपस में प्रत्यारोप लगाना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि न तो इसके लिए कांग्रेस दूध से धुली हुई है, न ही भाजपा दूध से धुली हुई है। या राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान में पिछले दिनों अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में जितने सदस्य थे उनमें सचिन पायलट कुछ 30 के लगभग विधायकों को लेकर के उन्होंने विद्रोह किया था। उनका कहना था कि चुनाव के अंदर उनको आगे करके चुनाव लड़ा गया और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों से कांग्रेस सीटें जीत के आई। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री खुद बन के बैठ गए, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन भी वो मात्र नाम के बनाए गए। उनके नीचे जो IAS IPS लगाए गए थे वो सब मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों पर काम करते थे। इसी को लेकर सचिन पायलट ने विद्रोह किया और जैसा कि उस समय खबरों में आया भी था, केंद्रीय जल मंत्री पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस तख्तापलट के लिए फोन कॉल्स भी किए हैं, भरतपुर भी किए हैं, तो वॉइस सैंपल देने की बातें भी चली। गजेंद्र सिंह जी द्वारा ये भी कहा गया कि मैं वॉइस सैंपल देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला, किसको सैंपल दे के आऊं। इसी प्रकार हम भाजपा में भी देखें तो भाजपा में भी स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आने वाले चुनावों को लेकर के अभी भी भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं खींचतान चली हुई है कि किसके नेतृत्व में चुनाव हो।
कहीं वसुंधरा का विरोध हो रहा है तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने नाम पर आगे चला रहे हैं। ओम बिरला का नाम भी आ रहा है, लोकसभा अध्यक्ष जी का भी, गजेंद्र सिंह जी का नाम भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसको लेकर के यहाँ भी कहीं ना कहीं एससी समाज से अर्जुन जी मेघवाल को लेकर भी बातें चल रही हैं। तो दोनों ही स्थिति में कमोबेश यही स्थिति है, आपस में कार्यकर्ताओं की खींचतान चल रही है। ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर किसी चेहरे को सामने करके चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता नहीं कि दोनों पार्टियां किसी चेहरे को सामने करके चुनाव लड़ेंगी। चुनाव होने के बाद में ही ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगी, पहले करेंगी तो उनको कहीं ना कहीं विद्रोह का डर है। विद्रोह का और डर भी उसको रहेगा और उसको डैमेज कंट्रोल कर पाने में भी पार्टी असक्षम नजर आएगी, क्योंकि एन वक्त पे इस तरह की स्थिति से पार्टियां उसको संभाल नहीं पाती है। कहीं ना कहीं तमाम भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम तिवारी को राज्यसभा में भेज करके वसुंधरा के विरोधी एक बड़े गुट को खुश करने की कोशिश भी की है यहाँ पे, क्योंकि घनश्याम तिवारी शुरू से ही वसुंधरा के विरोधी माने गए हैं। वहीं राजस्थान के अंदर वर्तमान सरकार के अंदर जहां अशोक गहलोत जी को ऊपर से ऐसे संकेत मिले कि परिवर्तन करना होगा, तो 21 और 22 तारीख को जयपुर में वो चिंतन शिविर करने जा रहे हैं मंत्रियों के साथ में। उनकी मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर के बात करेंगे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नाराज विधायक जो है उन्हें मंत्री पद देने की तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर के। जी, मतलब तमाम तरीकों से साधने की कोशिश हो रही है, समय कमी है। तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए नरेंद्र जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।